आजकल जब भी पाकिस्तान की बात होती है, एक मुद्दा है जो हर तरफ छाया हुआ है, और वो है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो दशकों से आप कह सकते हैं सुलग रहा है, और आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबाई उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। वहां के लोग एक अलग देश बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं, और क्यों वो इसके लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे। देखिए, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में बलूचिस्तान की अलग अलग लड़ने वाली ताकतों ने मिलकर एक फौज बना ली है, बलूच नेशनल आर्मी या बीएनए। और इनके हमले इतने तेज और इतने संगठित हो गए हैं कि अब ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दो सेनाओं के बीच सीधी जंग छिड़ गई हो। पर सवाल ये है कि ये सब यहाँ तक पहुंचा कैसे। इस पूरे संघर्ष की जड़ें ना इतिहास में बहुत गहरी हैं, एक ऐसे धोखे में जिसे बलोच लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि वो पहली चिंगारी कौन सी थी। देखिए, 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, तो कलात, जो बलूचिस्तान का दिल था, वो कानूनी तौर पर एक आज़ाद रियासत थी। 1876 की एक संधि के हिसाब से वो एक स्वतंत्र राज्य था। इतना ही नहीं, 1947 में पाकिस्तान ने खुद एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करके कलात की आज़ादी को माना था। लेकिन बस कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तानी फौज ने कलात को चारों तरफ से घेर लिया और कह सकते हैं बंदूक की नोक पर विलय के कागजों पर साइन करवा लिए। और धोखे का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब कलात के शासक के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें कुरान की कसम दी। कसम ये कि अगर वो पहाड़ों से नीचे आ जाएं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो पहला मौका था जब कुरान पर खाई झूठी कसम ने बलोचों के भरोसे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो एक तरफ तो था इतिहास का ये गहरा जख्म, और दूसरी तरफ एक ऐसी वजह जो आज भी इस आग में घी का काम कर रही है, और वो है वहां के संसाधनों की लूट। ये एक अजीब कहानी है। जमीन सोने की, पर उस पर रहने वाले लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। बलूचिस्तान में 42 मिलियन टन सोने और तांबे के भंडार होने का अनुमान है। लेकिन इस खरबों की दौलत का बंटवारा कैसे होता है? मुनाफे का 50% सीधा चीन को जाता है, 48% पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट रख लेती है, और बलूचिस्तान, जिसके घर में ये खजाना है, उसके हाथ में आता है सिर्फ 2%। यही वो नाइंसाफी है जो गुस्से को भड़काती है। फिर एंट्री हुई सीपीएक की, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वादे किए गए कि बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, वो दुबई बन जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या निकली? स्थानीय लोगों से उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव ले ली गईं। जो नौकरियां निकली वो चीन और पंजाब के लोगों को मिली, और ग्वादर के मछुआरों से तो उनका समंदर ही छीन लिया गया। विकास के नाम पर बलूचों को लगा कि उन्हें एक बार फिर किनारे कर दिया गया है। तो जब ऐतिहासिक धोखे और आर्थिक शोषण एक साथ मिल जाएं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है हिंसा का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये 5 पीढ़ियों से चली आ रही है। 1948 में पहले विद्रोह से शुरू होकर 1958 और 1973 के बड़े आंदोलनों तक, फिर 2000 के दशक में बीएलए का बनना, और आज की बीएनए तक, हर पीढ़ी ने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है। और धोखे का वो पैटर्न वो बार बार दोहराया गया। 1958 में एक 80 साल के बुजुर्ग नेता थे, नवाब नौरोज खां। उन्होंने पाकिस्तान की 1 यूनिट पॉलिसी के खिलाफ हथियार उठाए। जब सेना उन्हें हरा नहीं सकी, तो फिर से वही तरीका अपनाया गया। कुरान की कसम देकर बातचीत के लिए बुलाया गया, और नतीजा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके बेटों और साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना ने अविश्वास की खाई को इतना गहरा कर दिया कि उसे भरना नामुमकिन हो गया। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान का कोई अंदरूनी मामला है। बलूचिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो इसे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाती है जिस पर अमेरिका से लेकर चीन और भारत तक सबकी नजरें हैं। सोचिए, इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान दोनों से लगती हैं। यहीं पर चीन का वो खरबों डॉलर वाला ग्वादर पोर्ट है। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर मौजूद है।
जाहिर है, यहाँ की जरा सी भी अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है और बड़ी-बड़ी ताकतें इस खेल में अपने मोहरे चलती हैं। तो सवाल ये है, इतने लंबे और खूनी संघर्ष के बाद, जहाँ हजारों जानें जा चुकी हैं, अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? आज पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। क्या वो फौज के दम पर इस आवाज को दबाने की कोशिश करता रहेगा, जैसा वो पिछले 75 सालों से करता आया है? या फिर वो राजनीतिक बातचीत की मेज पर आएगा और बलूचों के हक और उनकी शिकायतों को सुनेगा? बलूचिस्तान का भविष्य और शायद पाकिस्तान का भी इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।